तो दोस्तों नमस्कार। तो हम लोगों ने यूपी टेट के 30 क्वेश्चन हिंदी से देखे थे और आज हम लोग देखेंगे संस्कृत से 30 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा क्लास। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज क्लास। इसमें पहला क्वेश्चन है, गोधूम शब्द का अर्थ है। गोधूम शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ होगा इसमें? तो गोधूम शब्द का जो अर्थ है वह गेहूं होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तल्लय हो जाएगा या महौषधि हो जाएगा या सन्मित्रम हो जाएगा या नमस्ते हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, नमस्ते में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है। असंख्या है, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 25 होता है। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या 25 होती है। फिर अगला प्रश्न है, बालिका इस शब्द में प्रत्यय है। बालिका इस शब्द में, बालिका इस पद में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है इसमें, कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, टॉप टॉप। अगला प्रश्न है, प्रयंत में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग लगा है प्रयंत में? प्र है या प्रा है या परी है या पर है? तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, परी। फिर अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम कौन सा शब्द है इसमें? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, सर्व। फिर अगला प्रश्न है, कुज्जर शब्द का अर्थ है। कुज्जर मतलब क्या होता है? कुज्जर शब्द का अर्थ है हाथी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होता है। मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होता है। कौन सा रूप होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, मात्रा। फिर अगला प्रश्न है, शुभंधु की रचना है। शुभंधु की रचना, शुभंधु की रचना है। इसमें कौन सा शुभंधु की रचना हो जाएगी? स्वप्न वासवत्तम हो जाएगा या मेघदूतम हो जाएगा या वासवत्ता हो जाएगा या विज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें तीसरा सही हो जाएगा, ये। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? इसमें स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, री, ये स्वर है इसमें। फिर अगला प्रश्न यहाँ से आपका ये गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़ के 72 के क्वेश्चन का उत्तर इसी में से देना है। तो यहाँ पे पढ़ना है इसको। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद से इसका उत्तर देंगे। तो प्रश्न है, गद्यांश दिया गया है, समाजे सर्वत्र दुर्जना पीड़यन्ति जनान यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिका अस्ति तथापि दुर्जना एवं प्रबला इति महदाश्चर्यम्। यतो हि सज्जना प्रायः तटस्था भवन्ति, यदि दुर्जनानां प्रतिपदं विरोधं सज्जना करिष्यन्ति तहि निश्चयेन समाज निर्भयो भविष्यति। तो ये गद्यांश हो गया आपका। अब प्रश्न है यहाँ पे, उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? तो किसकी संख्या कम हो जाएगी यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा, दुर्जनों की संख्या कम है। फिर अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? क्यों प्रबल दिखते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि सज्जन जो होते हैं वह तटस्थ रहते हैं,
इसलिए उनकी संख्या समाज में दुष्ट लोग समाज में प्रबल इसलिए दिखते हैं। उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में प्रबल क्यों दिखते हैं? क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, फिर यहाँ पे पढ़ना श्लोक दिया गया है, श्लोक को पढ़ना है और 73 और 74 के प्रश्नों का उत्तर पढ़ के देना है इसमें। तो क्या है यहाँ पे, इसको पढ़िए आप लोग। महान वृक्षो जायते वर्धते च तम च भूतानि समाश्रयन्ति यदा वृक्ष्यते दध्यते च तथा श्रेया अनिकेता भवन्ति। तो फिर यहाँ पे प्रश्न है, इस श्लोक का भाव है, इस श्लोक का क्या भाव है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा, प्राणी जो वृक्ष पे आश्रित होते हैं, वृक्ष के नष्ट होने पर वे निराश्रित हो जाते हैं। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे है इसका, उपयुक्त श्लोक में भूतानि का तात्पर्य है। उपयुक्त श्लोक में भूतानि का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, प्राणी। ये थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा है, तो इसको आप लोग मैंने पढ़ दिया है तो समझ लीजिएगा इसको। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही हो जाएगा, भाव। फिर अगला प्रश्न है इसमें, मनोरथ में संधि है। मनोरथ में संधि है, तो मनोरथ में संधि कौन सी संधि हो जाएगी मनोरथ में? तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका, मनोरथ में विसर्ग संधि है। फिर अगला प्रश्न है, नेत्राभ्याम अश्रुणि पतंति में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति हो जाएगी? नेत्राभ्याम अश्रुणि पतंति में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, असन शब्द है, कौन सा शब्द है? असन शब्द है, कौन सा शब्द है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएगा, पुल्लिंग भी हो जाएगा और स्त्रीलिंग भी हो जाएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम हुआ था तो आयोग ने इन दोनों उत्तरों को सही माना था, तो सबको समान क्या कहते हैं अंक मिले थे इस प्रश्न पे, क्योंकि विवादित हो गया था क्वेश्चन। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, पुल्लिंग भी होता है और स्त्रीलिंग भी होता है। अगला प्रश्न है, तया निरपो अनुगम्यते में वाच्य है, कौन सा वाच्य है? तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म वाच्य है, इसमें कर्म वाच्य। फिर अगला प्रश्न है, इप दारू पद में समास है, इप दारू पद में समास है, तो कौन सा समास है? तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ से आपका, अगला प्रश्न है यहाँ पे, नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, कौन सा वचन है यहाँ पे? नदी शब्द रूप में कौन सा वचन प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, बहुवचन। फिर अगला प्रश्न है, आकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, आकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा इसमें सही हो जाएगा, रामा। फिर अगला प्रश्न है इसमें, प्रेज्यते में संधि है, कौन सी संधि है? प्रेज्यते में कौन सी संधि हो जाएगी? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा, प्ररूप होता है, प्ररूप। फिर अगला प्रश्न है, व वर्ण का उच्चारण स्थान है,
व वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही? व वर्ण में कौन सा उच्चारण स्थान है? तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दंतोष्ठ होता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है। घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। घुटने के लिए जानु संस्कृत शब्द है का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, संस्कृत के एकोनचत्वारिंशत् शब्द को कहते हैं। संस्कृत में के एकोनचत्वारिंशत् शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? 49 कहते हैं, 29 कहते हैं, 39 कहते हैं, 59 कहते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 39 कहते हैं, 39 कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, द्यू शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। द्यू शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है, कौन सा रूप है इसमें आपका? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्वे। ऑप्शन नंबर ए पहला सही हो जाएगा, द्वे। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, ददति रूप है, ददति रूप है कौन? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर अगला प्रश्न इसमें, गुरुपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि है। गुरुपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि है, कौन सी संधि है इसमें? तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, दीर्घ संधि होता है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, उपसर्ग है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? किसमें उपसर्ग किसको कहते हैं? इसमें उपसर्ग है, तो उपसर्ग इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, परा, ये उपसर्ग होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने संस्कृत के 30 क्वेश्चन देखे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।